नमस्कार। प्रज्ञानम चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय पाल आपके समक्ष प्रज्ञानम चैनल के माध्यम से आज योग चिकित्सा से संबंधित एक अगले वीडियो पर काम कर रहे हैं, जिसका विषय है कब्ज के लिए योग चिकित्सा। कब्ज, जिसको कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं, ये एक सामान्य समस्या है और लगभग 60% पॉपुलेशन अर्बन एरिया की, और अब ये प्रॉब्लम रूरल एरियाज में भी डोमिनेंट हो रही है। उसका कारण बहुत कुछ हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसको हम कहते हैं जीवन संबंधित आदतें। जैसे देर से सोना, देर तक सोना, और ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक कार्यों में इन्वॉल्व रहना, फिजिकली इनएक्टिव रहना या कम कार्य करना, हर समय कुर्सी, चेयर और ऐसे आरामदायक कार्यों में समय व्यतीत करना। जो लोग ऐसा वर्क करते हैं उनके साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना रहे तो हम क्या करें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्यतः कॉन्स्टिपेशन को परिभाषित करने के लिए कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है कि इसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इर्रेगुलर बाउल भी कॉन्स्टिपेशन है, और कितना रेगुलर बाउल हो ये डिपेंड करता है हर रीजन पर, किस क्षेत्र का आदमी है। भारतीय परिस्थितियों में यहाँ ये माना जाता है कि हर व्यक्ति जो भी डिफिकेशन के लिए जाता है, कम से कम 24 घंटे में एक बार डिफिकेशन को तो जाए ही। ये स्वस्थ व्यक्ति की बात की जा रही है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, एडल्ट है, बच्चों के लिए इसमें नहीं है और बुजुर्गों के लिए भी नहीं है, और जो लोग स्वस्थ हैं, एडल्ट हैं, वयस्क हैं, उनके लिए माना जाता है कम से कम 24 घंटे में एक बार अवश्य जाएं, भारतीय परिस्थितियों में। लेकिन अगर आप लिटरेचर की बात करेंगे तो लिटरेचर कहता है कि कम से कम सप्ताह में 3 बार बावेल होना चाहिए, डिफिकेशन के लिए व्यक्ति को जाना चाहिए और डिफिकेशन होना चाहिए, तब तो उसको ये माना जाएगा कि उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। कॉन्स्टिपेशन कब्ज के पाचन संस्थान के निचले हिस्से में होने वाली एक जीर्ण बीमारी है। इस रोग में शरीर से ठोस मल का निष्कासन, सॉलिड जो मटेरियल है उसका निकासने में थोड़ा या तो कमी रहती है, पर्याप्त मात्रा में निकलता है, या धीमा हो जाता है, ज्यादा समय लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप पाचन की क्रिया, अवशेष बड़ी आंत में इकट्ठा हो जाते हैं और मांसपेशीय सामंजस्य समाप्त हो जाने के कारण वह शिथिल पड़ जाते हैं। धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो जाता है टॉक्सिन्स का, और जिसके कारण वो मटेरियल इकट्ठा होता रहता है निचले भाग में, जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं, और वहां पर फिर मांसपेशियां शिथिल होने लगती हैं धीरे धीरे। तो उसी के कारण पेट फूला फूला नजर आता है, गैस भी बनती है, और दुनिया भर की दूसरी दिक्कतें, समस्याएं प्रारंभ हो जाती। कॉन्स्टिपेशन इज ए कॉमन कंप्लेंट टुडे व्हिच पीपल एवरीवेयर फ्रॉम ऑल एज ग्रुप सफर फ्रॉम एट वन टाइम और अनदर। कॉन्स्टिपेशन शुड बी टेकन एज वार्निंग साइन। ये एक चेतावनी का चिन्ह है, हमें इस बात की चेतना देता है, चेतावनी देता है कि कुछ गड़बड़ है। इवन दो इन इटसेल्फ इट इज ए सिंपल एंड इजिली क्योरेबल कंडीशन। लेकिन ये मानने वाली बात है, इसको हम क्योर कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो कैसे क्योर करते हैं? तो बहुत क्योर करने की तो बहुत सारी विधियां हैं। आप कोई एक विधि अपना लीजिए, और क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय पद्धति की बात करें तो एलोपैथ भी है, आयुर्वेद भी है, नेचुरोपैथ भी है, होम्योपैथ भी है, सिद्धा भी है, यूनानी भी है, घरेलू चिकित्साएं भी हैं, और हम बात कर रहे हैं योग चिकित्सा की। क्योंकि बाकी चिकित्साओं में हमारी कोई पारंगतता हासिल नहीं है, मैं नहीं जानता घरेलू चिकित्साओं में इसका इलाज क्या है, लेकिन हमें मालूम है योग चिकित्सा में इसका क्या उपाय है, जिसको करके कोई भी अपने कब्ज को दूर कर सकता है। कब्ज होने के, जैसे हमने कहा, अनेक कारण हो सकते हैं। योग अभ्यास के अलावा बहुत सारी पद्धतियां हमारे यहाँ जिनके द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। योग पद्धति में क्या है कि जिसमें बिना किसी दवाई के, बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के, हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं, चाहे वो षटकर्म के कुछ अभ्यास हो, चाहे वो योगासन के कुछ अभ्यास हो, चाहे उसमें प्राणायाम, मुद्रा, बंध और
शिथिलीकरण की क्रियाएं क्यों न हो। क्योंकि आजकल लोग योग की तरफ इसीलिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि वो इसमें अपने बहुत सारी डिजीज का सोल्यूशन देख रहे हैं। वो कब्ज उनमें से एक है। जैसे हमने कहा कि कारण बहुत हैं, जैसे ईटिंग टू लिटिल फाइबर, बहुत कम फाइबर को खाना भी कॉन्स्टिपेशन का एक कारण हो सकता है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो जितना चिकना, मुलायम, सॉफ्ट, मैदे की रोटी, मैदे की पूड़ी, मैदे से बनी चीजें निगलने में आसान, खाने में स्वादिष्ट, इसलिए हम उन्हें ज्यादा कंज्यूम करते हैं। बाजरे की रोटी हुई, मक्का की रोटी हुई, और गेहूं, मोटे अनाज, जैसे गेहूं में भी अगर गेहूं का आटा है थोड़ा मोटा पिसा जाए और उसकी चोकर को अलग ना किया जाए, ऐसी आटे से बनी रोटियों को जौ की रोटियां, या जौ और चने को मिलाकर गेहूं के साथ ऐसी बनी रोटियां, तो इनमें फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी। फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, या होगा तो रिलीज होने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब एक समस्या आती है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मल्टीग्रेन जो फ्लोर है, कई लोग उसके पक्ष में हैं कि बहुत अच्छा है, आप कई विटामिन्स, कई मिनरल्स, कई चीजें एक साथ पा जाते हैं। लेकिन कई लोगों का ये मत है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स का जो डाइजेशन का समय है, टाइम है, वो अलग अलग है। इसलिए आप मल्टीग्रेन फ्लोर लेकर कई बार नुकसान भी करते हैं। तो ये अभी रिसर्च का और विवाद का विषय बना हुआ है। इसीलिए आपको ये सलाह है कि आप थोड़ा थोड़ा फाइबर, चाहे वो अंकुरित के रूप में या होल ग्रेन्स के रूप में या वो होल फ्रूट्स के रूप में, होल वेजिटेबल्स के रूप में, सैलेड के रूप में आप ले सकते हैं तो लीजिए। नॉट ड्रिंकिंग इनफ लिक्विड, पानी पीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोग पानी ही कम पीते हैं। लिक्विड छोड़ो और जूस छोड़ो, छाछ छोड़ो, दूध छोड़ो, दही छोड़ो, मट्ठा छोड़ो, क्या पानी ही कम पी रहे हैं तो दूसरा लिक्विड पर क्यों ध्यान देंगे? और ध्यान देंगे भी तो सबको मिलता भी नहीं है। क्योंकि हम अब गाँव में, बहुत आबादी गाँव में रहते हुए भी छाछ और मट्ठा नहीं पीती। जो शहरों में है वो छाछ और मट्ठा को ढूंढते हैं लेकिन उनको सही मिलता नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जितना हो सके, जिस मात्रा में आपको लिक्विड लेना है 24 घंटे में, उतना आप जरूर लें। सुबह उठकर उषापान करने की आदत डालें। गुनगुना पानी, गर्म पानी, जैसा आपको अच्छा लगे, नींबू डालकर पिए, शहद डालकर पिए, जैसा अच्छा लगे आप करें, पानी जरूर पिए। सुबह उठते हुए चाय बिल्कुल ना पिए। पहली बार तो कम से कम चाय ना पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत बैक्टीरियाज हमारे बॉडी के अंदर हैं जिनको आपसे उम्मीद होती है कि पहली मील आप कुछ ऐसी लेंगे जो उनके लिए फिजिबल होगी। लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, योग नहीं करते, दौड़ने नहीं जाते, सुबह जल्दी जगते नहीं, देर से सोते हैं, देर तक सोते हैं, इसी में बड़प्पन समझते हैं। जबकि आप अपने बड़प्पन को अगर बदलना है तो सुबह जल्दी जगना शुरू कर दीजिए, नहीं तो जीवन भर की कमाई डॉक्टरों के काम आएगी, आपके किसी काम नहीं आने वाली। मेंटल टेंशन बहुत बड़ा कारण है किसका? कब्ज का। अगर मेंटल टेंशन होती है तो भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। लैक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा में बहुत कमी, प्राण ऊर्जा नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि आप बहुत ज्यादा निगेटिव रहेंगे। आपकी जितनी प्राण ऊर्जा है सारी क्षरण हो जाएगी उस निगेटिव एक्टिविटी में। इसलिए आपको अपने आप को ऐसे कार्यों में संलग्न रखना है जहां पर आप बहुत ज्यादा निगेटिव ना हो। बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाएंगे तब आपकी सारी ऊर्जा इसी में चली जाएगी और आपको ऐसी चीजें हो जाएंगी। जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं, उनकी भी सारी एनर्जी मेंटल वर्क में लगती रहती है, इसलिए उनको भी कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो योग के अभ्यास से जुड़े, कुछ एक्सरसाइज करें, फिजिकली एक्टिव रहें। भले ऑफिस में आपको बिल्कुल टाइम ना मिले लेकिन आप अपना काम करते करते अपनी चेयर से खड़े हो जाएं। सिटिंग लीड्स टू डिजीज, आप पढ़िए इस पर। बैठना बीमारी को निमंत्रित करता है। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं और रिसर्चेज इस पे बहुत दिनों से हो रही हैं। आप भी इस बात को समझिए कि जितना आप ज्यादा बैठते हैं उतना ज्यादा ही आपकी संभावना रहती है आपको बीमार होने की। डाइट, भोजन कैसा हो, भोजन का प्रकार क्या हो, तो भोजन जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, भारत के उत्तर प्रांत में रहते हैं, मध्य प्रांत में रहते हैं, दक्षिण प्रांत में रहते हैं, पूर्वोत्तर में रहते हैं और पश्चिम भाग में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, और वहाँ की जो लोकल डिशेज हैं, जो लोकल स्थानीय खाना है उसको प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि वो है ही इसलिए।
और आप सीजनी फ्रूट, सीजन के जो फल हैं, सीजन की जो वेजिटेबल्स हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जो ग्रेन की मात्रा है कम कीजिए, वेजिटेबल्स की मात्रा को बढ़ाइए, तो डाइट को थोड़ा संतुलित बनाइए और आप देखेंगे कि इससे भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीज होने में मदद मिलती है। अगर आप डाइट को सही नहीं रखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, क्योंकि आहार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी बीमारी को रिलीज करने में और किसी को बीमारी को इनवाइट करने में। एनी डिजीजेस, किसी प्रकार की बीमारी है, क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं, वहां पर भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उसके दो कारण होते हैं, एक तो बीमारी के कारण, दूसरा उसके दौरान ली गई ड्रग्स के कारण। और वो जो ड्रग्स हम लेते हैं वो भी कभी कभी कॉन्स्टिपेशन को इंक्रीज कर देती हैं, इनवाइट करती हैं। जैसे जैसे फिजिकल कॉन्स्टिपेशन होता है वैसे ही मेंटल कॉन्स्टिपेशन भी होता है। मेंटल कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कुछ लोग मानसिक रूप से उनके मन में ही कब्ज होती है, और हम सब जानते हैं जड़े मन में रोग तन में। आप मन को अगर रिलीज नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करिए, थोड़ा स्वाध्याय कीजिए, और ये मानसिक कॉन्स्टिपेशन को कहीं ना कहीं रिलीज कीजिए। प्रार्थना करिए, सबसे अच्छा तरीका है। आप जाइए मंदिर में, अपने घर के मंदिर में जाइए या समाज में जो मंदिर बने होते हैं, मोहल्ले में बने होते हैं, वहां जाइए और भगवान के समक्ष बैठकर थोड़ी देर अपने मेंटल टेंशन को रिलीज करिए, और ये कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीज करेगा। ये बात धीरे धीरे रिसर्च के द्वारा प्रूव हो रही है। कॉन्स्टिपेशन इज एसोसिएटेड विद द मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो योग के लोग हैं जानते हैं मूलाधार चक्र क्या है। विच गवर्न्स द पोसेशन, सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिजर्वेशन एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के जो ये परफेक्ट जो ये आयाम है, उनको ये गवर्न करता है कौन? मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र सब जानते हैं पृथ्वी तत्व का द्योतक है। पृथ्वी में पांचों जो तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, पृथ्वी का गुण गंध तो है ही, गंध भी है उसमें, पांचों तन्मात्राएं हैं। इसलिए मूलाधार जो तत्व है उसका ख्याल करते हुए, इसका ध्यान करते हुए, जिन व्यक्तियों को जीवन की अनिश्चितता और परिवर्तनों की निश्चितता के प्रति हमेशा मानसिक भय बना रहता है, उनमें कॉन्स्टिपेशन, न्यूरोसिस अथवा कब्ज के प्रति भय अवश्य पाया जाता है। यदि एक बार हम अपने संबंधों एवं अनुभवों की सदैव परिवर्तनशील अस्थायी प्रकृति को स्वीकार कर लें तो पेट सहजता से ही साफ हो जाएगा। तो ये है मानसिक कॉन्स्टिपेशन, जिसको मेंटल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और कुछ बातों पर हमें ध्यान देना होगा जिससे कि हमारा कब्ज स्वतः रिलीज हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं, कब्ज पेट के निचले हिस्से में होने वाली बीमारी है। अधिकतर लोग इसके उपचार के लिए स्थानीयकरण के सिद्धांत पर ही बल देते हैं। पिछली वीडियो में आप देखेंगे जो हमने वीडियो बनाई थी प्रिंसिपल्स ऑफ यूग थेरेपी, उसमें मैंने एक लास्ट का प्रिंसिपल बताया है, प्रिंसिपल ऑफ लोकलाइजेशन, स्थानीयकरण का सिद्धांत। जैसे यहाँ पर स्थानीयकरण का सिद्धांत ये कहता है कि कब्ज कहाँ है? निचले हिस्से में है। लेकिन कब्ज जो निचले हिस्से में है वो निचले हिस्से में तो बाद में हुआ, पहले आपने शुरुआत उसकी मुख से ही कर दी थी। कब? हेस्ट इज वेस्ट, जल्दबाजी बर्बाद करती है किसी भी चीज को, खाने को भी बर्बाद कर रही है। और हमारे पास खाने के लिए टाइम नहीं है। जब हम खाना खाते हैं तो टीवी चला लेते हैं, या आजकल तो खाने पर चर्चा होती है, जो बातें होनी है, बहस होनी है, वो खाने की टेबल पर होती है। नहीं, ऐसा ना करें। क्या करें? 3 बातें ध्यान रखें। खाना खाने के दौरान, खाना खाने से पहले एक आसन किया जाता है, पादाधिरासन। पादाधिरासन कैसे करते हैं? दोनों हाथों को अपनी बगल के नीचे ले आइए और दबा लीजिए। पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाइए, कि वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों हाथ बगल के नीचे दबाना अनिवार्य है, और दोनों कोहनियां दोनों तरफ सटा के रखिए बॉडी से। जिससे क्या होगा? दोनों नॉस्ट्रिल्स में जो एयर का डायरेक्शन है वो सही रहेगा, एयर का गति सही रहेगा, दोनों नॉस्ट्रिल्स एक्टिव हो जाएंगे। और दोनों नॉस्ट्रिल्स जब एक्टिव होते हैं तो मेंटल बिल्कुल पीस होता है। मेंटल पीस होगी तो दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव होंगे। तो मानसिक रूप से आप खाना खाने के लिए तैयार हैं। सुखासन में बैठकर खाना खाइए। कोशिश करिए कि अगर आप जमीन में बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठकर खाना खाइए, नहीं बैठ सकते हैं तो अलग बात है। और फिर खाने के बाद क्या करिए? थोड़ी देर वज्रासन में बैठिए। ये अगर आप काम कर लेते हैं, आप कहेंगे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। अरे दोपहर को नहीं होता, शाम को होता है, जब होता है, सैटरडे होता है, संडे होता है, आप कीजिए। ये नहीं आप ये कहकर अपना पीछा मत छुड़ाइए कि मेरे पास समय नहीं है। आप आज समय नहीं देंगे तो किसी दिन आपको बहुत समय देना पड़ेगा इसी काम के लिए। भोजन का चूंकि भोजन का जो पाचन है वो मुख से ही शुरू हो जाता है, और मुख में बहुत सारे एंजाइम, लार्वा, हार्मोन्स सब मिलते हैं उसमें, और जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, भोजन को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं।
तो इसलिए वहां उनको मिलने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा भोजन को चबाइए ताकि वो बोलस के रूप में बन सके और आगे बढ़ सके। और ये तभी संभव है जब आपकी मानसिक स्थिति सही होगी। और योग में एक बात कही जाती है मिताहार की। मिताहार किसको कहते हैं? आहार की गुणवत्ता, आहार की मात्रा और मानसिक स्थिति। आहार की गुणवत्ता कैसे तय होती है? आहार की गुणवत्ता तय होती है, आप देखें, फ्रेश फूड होना चाहिए। फ्रेश फूड, अब आप प्रोसेस्ड फूड लेंगे, डिब्बा बंद खाना खाएंगे, तो फिर भोजन की गुणवत्ता कैसे मेंटेन रहेगी? आपको ध्यान देना होगा कि आप अधिक कोशिश करें, अगर संभव हो तो ताजा खाना खाएं, घर का खाना खाएं, ज्यादा से ज्यादा फाइबर युक्त खाना खाएं। और मात्रा जठराग्नि तय करती है, भूख जितनी हो उतना ही खाएं, ज्यादा ना खाएं, नहीं तो स्वाद के चक्कर में पिज्जा, बर्गर, मोमोज, समोसे, ये सारी चीजें ज्यादा लोग खा लेते हैं, ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, खाने के ऊपर इन चीजों को खा लिया जाता है, तो फिर मात्रा भी गड़बड़ा जाती है, फिर एसिडिटी होती है, फिर इंडाइजेशन होता है, फिर कब्ज होती है। कब्ज कहीं अलग से नहीं आती, कब्ज ऐसे ही होती है। और फिर क्या होता है, तीसरी बात क्या है? मेंटल कंडीशन, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं, जो मिताहार के अंतर्गत योग में की जाती है। अब योग में क्या ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा हम कब्ज को दूर कर सकते हैं? तो योग में सबसे पहले षटकर्म की चर्चा की जाती है। हठ योग में, योग में षटकर्म की चर्चा की जाती है। चर्चा करते समय वो कहते हैं यहाँ पर धोती, धोती कौन सी धोती? बहुत सारी धोती हैं, आप कुंजल कर सकते हैं, आप वस्त्र धोती कर सकते हैं, आप दंड कर सकते हैं, है ना? तो लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे वारिसार धोती। वारिसार धोती किसको कहते हैं? पानी पीजिए, और कुछ आसनों का एक समूह है, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, काग चालनासन। इनकी कम से कम 8 आवृत्ति, एक आसन की 8 आवृत्ति, 5 आसन है, पांचों आसन में 40 आवृत्तियां हो जाएंगी। 2 गिलास गुनगुना ल्यूकवार्म वाटर पीजिए, जिसमें कई लोग कहते हैं कि नमक मिलाइए, कई लोग कहते हैं नमक मत मिलाइए। दोनों कंडीशन सही। नमक मिलाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, किसी को बीपी की समस्या होती है, नमक नहीं लेते हैं, तो बिना नमक के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। और आप उस आसन करने के दौरान आप पाएंगे कि आपको डेफिकेशन के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा इन्हीं आसनों से। और कुछ, जैसे फिजिकली एक्टिव रहने की बात हमने की, तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास डाल लीजिए। आपको कहा रिलैक्स रहने के लिए शवासन करिए, योग निद्रा करिए। और भ्रामरी प्राणायाम मेंटल टेंशन को रिलीज करता है, मेंटल कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीज करता है, और योग निद्रा जैसे अभ्यास आपको पूरी तरह स्वस्थ करेंगे। तो ये अभ्यास, लेकिन अब समस्या ये आती है, जो लोग योग के हैं उनको ये पैकेज समझ में आ जाएगा, एक बार हम बोलते गए हैं और उनके समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप योग से जुड़े नहीं हैं तो क्या करें? तो आप पहले इन अभ्यासों को करने का तरीका देखें, कैसे करते हैं ताड़ासन, कैसे करते हैं तिर्यक ताड़ासन, कैसे किया जाता है कटी चक्रासन, और कैसे होता है तिर्यक भुजंगासन, और क्या इन पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये इम्पैक्ट तो बहुत फिजियोलॉजिकल है, हम इनकी फिजियोलॉजी कभी, आसनों की फिजियोलॉजी कभी अलग से बताएंगे। यहाँ पर बताते बताते ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बात हम जरूर बताएंगे कि ये आसन करते क्या है, क्यों ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीज कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को जिसको कब्ज हो चुकी है, अवश्य ही भोजन करने से पहले पादाधीरासन का अभ्यास करना चाहिए, जैसा हमने बताया। और पादाधीरासन के साथ सुखासन में भोजन को खाना चाहिए, और भोजन करने के बाद वज्रासन का अभ्यास करना चाहिए। फिर भी अगर आपको कब्ज होती है तो क्या करें? तो इन आसनों का अभ्यास करें जो पूर्वोक्त हमने आपसे कहे हैं। और इन आसनों का अभ्यास करके क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 शरीर और हैं, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, और 5 महाप्राण है, उदान, प्राण, समान और अपान, व्यान। ये 5 प्राण है। इनका काम क्या है? जैसे समान प्राण का काम है भोजन को पचाना, अपान प्राण का है भोजन का निष्कासन करना। तो ये आसन करके, ये प्राणायाम करके, ये योग के अभ्यास करके हम क्या करते हैं? हम शरीरस्थ इन प्राणों को उसी क्षेत्र में जहां इनकी जरूरत है उधर इनको डायरेक्टेड कर देते हैं, दिशा दे देते हैं, ताकि समान प्राण भोजन को अच्छी तरीके से पचा सके और अपान प्राण उसको निष्कासित कर सके। अपान प्राण को सक्रिय करने के लिए ही ये योग के अभ्यास किए जाते हैं। आप ये जान लीजिए, हठ योग का प्रत्येक अभ्यास प्राण पर क्रिया करता है, प्राण के लिए ही काम करता है। और ये अभ्यास सारे सारे हठ योग के ग्रंथों में लिखे हैं, इसलिए ये सबसे अच्छा काम क्या करते हैं? हमारे अपान प्राण को सक्रिय करते हैं, ताकि अपान वायु निकलती है। और अपान वायु निकलने के साथ साथ क्या होता है, हमारा ये जो पूरा अभ्यास है ये डिफिकेशन के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन रिलीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप कब्ज से पीड़ित हैं
या कोई भी आपके घर में कब्ज से पीड़ित है, तो आप इस आसन के समूह को करिए। थोड़ा जो बातें हमने बताई हैं कि अपनी दिनचर्या को नियमित करिए, भोजन कैसा होना चाहिए उस पर ध्यान दीजिए, और इतना अगर आपने कर लिया तो मैं निश्चित तौर पर आपको कहता हूँ कि आप कब्ज से मुक्त हो जाएंगे, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। इसी के लिए आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।